Resilience Law Academy. ਵੈਰਾਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ, कि वो कितनी अमाउंट तक सच बोल रहे हैं, up to what extent they are saying the truth. That is called as veracity, truthfulness, trustworthiness. ये सारे वर्ड्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 118 ऑनवर्ड्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट देखने को मिलूगी, जिस क्रॉस एग्जामिनेशन, कॉन्ट्राडिक्शन, कोरोबोरेशन, किहड़े टाइप के क्वेश्चंस पूछने हैं, स्कैंडलस, नॉन स्कैंडलस, इनडीसेंट क्वेश्चंस, वो सारे इन्हां प्रोविजनस के विच कवर्ड होंगे। तो इत्थे तुहानूं देखने को मिलेगा वेरासिटी और ट्रस्टवर्दीनेस, ट्रूथफुलनेस, ये सच काइंड ऑफ वर्ड्स। ये चैक करने के वास्ते देखो नॉर्मल रूल की होंदा है, वेरासिटी या ट्रूथफुलनेस एट द टाइम ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन चैक की जाती है कि वो कितना सच बोल रहे है ना। ताई जी ओपोजिट पार्टी का काउंसिल है वो क्वेश्चन पुट करता उनते स्टेटमेंट को तोड़न के वास्ते, डिसक्रैडिट करने वास्ते। बट एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग बेल जस्ट ओनली टू सी द वेरासिटी की ट्रूथफुलनेस उस स्टेटमेंट की है कि नहीं, विक्टिम सच बोल रही है कि नहीं, या वो गार्डियन सच बोल रहे हैं कि नहीं। कोर्ट ने की ऑर्डर करता, ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालिसिस एंड लाई डिटेक्टर टेस्ट। तो हाउ फार इज इट करैक्ट, क्या बेल दे विच सच काइंड ऑफ पावर इज एक्सरसाइजेबल, क्या आप इन्हों यूज़ कर सकते हैं? कोर्ट ने कहा नो। ये स्ट्रेट अवे तुहाडा आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 3 दैट इज सैल्फ इनक्रिमिनेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता पे। वो गाइडलाइंस है प्रॉपर नार्को एनालिसिस ब्रेन मैपिंग की, दैट इज सैल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका दे विच। जिस पर्सन का टेस्ट ऑर्डर करना है ਉਹਦੀ वैरी वॉलंटरी कंसेंट होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं कर सकते तुसी। जे करोगे तो दैट मीनस तुसी उन्हों मजबूर कर रहे हो कि अपने अगेंस्ट खुद गवाह बने, अपने आप को सैल्फ इनक्रिमिनेट करे। क्योंकि ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस टेस्ट के विच तो वो गल्लां भी आ जांदियां जिहड़ा एक नॉर्मल परसन अपने आम सेंसिस दे विच रह के आंसर नहीं करूगा। तो ये पावर जिहड़ी है कोर्ट के कोल नहीं है। फिर इसी केस के संगीता बेन वाले केस के कोर्ट ने दसिया कि वट कंडीशंस शुड बी इंपोज्ड वाइल ग्रांटिंग द बेल। दैट इज बेसिकली कंडीशंस और यू कैन से द अप्रोच कोर्ट की की होनी चाहिए है बेल ऑर्डर पास करने के टाइम पे। तुसी मैंने दसो जो बेल की एप्लीकेशन आप लगाने की कोर्ट देखती है, वट ऑल थिंग्स द कोर्ट सी कि ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਗੀ। ਮਤਲਬ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ। हाँ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਆਪਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨ ਡੈਪਥ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪਰੋਚ। क्या वो जस्टिस ਨੂੰ ਫਲੀ ਕਰੇਗਾ, दैट मीनस वो हर डेट ਤੇ ਆਏਗਾ, ਭੱਜੇਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 439 रेड विद सेक्शन 437 ऑफ द CRPC कोर्ट जो है कंसिडर करता है। कोर्ट कंसिडर्स इत्थे बेसिकली कोर्ट ऑफ सैशन जो है वो बेल दिंदी है। और तुहानूं पता कि पॉक्सो दे विच कोर्ट ऑफ स्पैशल जिहड़ी कोर्ट ऑफ सैशन है उन्होंने ही आपां स्पैशल कोर्ट डेजिग्नेट करते हैं। कोर्ट ऑफ सैशन रैंक की कोर्ट में ही आपां स्पैशल कोर्ट डेजिग्नेट किया जाता है। कल भी आप रीड किया सी, ये स्टेट गवर्नमेंट करती है इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और बेल दी कंडीशंस 437 दे विच प्रोवाइडेड है किहड़ी होनी चाहिए। तो ये पावर जो है बेसिकली नहीं है। दिस पावर the concerned court or the court which is granting the bail do not have. All right. कल आप इतने तक किया सीगा। मैं केस भी तुहानूं भेजा है PDF च संगीता वैन वाला, वो आप रीड भी किया सी कल। और आई रिक्वेस्ट कि उधर तुसीं प्रिंट आउट निकाल के ना अपने नोट्स के विच ऐड कर लियो।
एक और केस देखो, मतलब बेसिकली एक सिचुएशन है, कोर्ट ने पॉक्सो ਦੇ ਵਿੱਚ बेल ग्रांट कर ਦਿੱਤੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ, बेल granted, this is another thing, बेल was granted to the accused, विक्टिम है ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ एविडेंसेस स्टेटमेंट्स all were recorded, बेल ग्रांट हुई हुई अक्यूज ਨੂੰ। नैक्सट डेट सपोज कोर्ट ने फिक्स की 2 महीने बाद 3 महीने बाद वट एवर इज द थिंग, जो भी डेट उन्होंने फिक्स की, आफ्टर द 2 months और 3 months कोर्ट ने दोबारा कॉल किया कि विटनेस सॉरी विक्टिम ਨੂੰ, कोर्ट अगेन कॉल्ड द विक्टिम, फर्दर स्टेटमेंट्स अपने रिकॉर्ड करवावे, ट्रायल हले चल रहा ना, तो तुहानू पता है ट्रायल चार्ज फ्रेमिंग तो स्टार्ट हो जाता है, जजमेंट तक चलता है। 2-3 महीने बाद की लेट सपोज की डेट मिली, विक्टिम ਨੂੰ उन्होंने सद लिया कोर्ट ने, विक्टिम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ आके जो भी ਉਹਦੇ अर्लीयर एविडेंसिस ਜਾਂ स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, दैट इज शी टर्न होस्टाइल। पीपी साहब पब्लिक प्रोसिक्यूटर बेल कैंसलेशन की एप्लीकेशन लगाते, ही फाइल्स एन एप्लीकेशन और रिक्वेस्ट द कोर्ट टू कैंसल द बेल। फैक्ट समझ आ रही है? फाइल्स फॉर कैंसलेशन ऑफ बेल। नाउ टेल मी, डिसाइड करो इनू थोड़ा तुसी, क्या पीपी साहब की जी एप्लीकेशन है कि यह सस्टेनेबल है, वैदर दिस इज सस्टेनेबल, दिस इज द क्वेश्चन। प्लस रीजन भी दसो। रीजन वही कि पहली बेल ग्रांट हो गई अक्यूज ਨੂੰ, ठीक है, विक्टिम ने पहला स्टेटमेंट कुछ और ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ बेल ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਤਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਤਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੀ ਦ ਟਾਈਮ 2 ਜਾਂ 3 months ਆਫਟਰ ਦ ਗ੍ਰਾਂਟਿੰਗ ਆਫ ਦ ਬੇਲ, क्या इन्ना टाइम पीरियड सफिशिएंट होंदा कि अक्यूज्ड विक्टिम ਨੂੰ इन्फ्लुएंस कर सकता सी, इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ कर सकता सी, ठीक है। तो कोर्ट ने ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ है एप्लीकेशन कैंसल कर दी, बेल सॉरी कैंसल कर दी थी, बेल वॉज कैंसल्ड, ठीक है। तो ड्यूटी है कोर्ट की चेक करना कि क्या इन्ना सफिशिएंट टाइम पीरियड है कि पहला तो सारे एविडेंस भी रिकॉर्ड हो गए, स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड हो गई, ठीक है। एक केस का नाम लिखो, एक हेमुदन नानभा गदवी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2018 सुप्रीम कोर्ट। हेमुदन नानभा गदवी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2018 सुप्रीम कोर्ट, राइट। फॉलो करके एक तो मैं होर थोड़ी जी पहला केस करवाया सी, इट इज़ अबाउट निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। साडा पॉक्सो वैसे ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है, हुण मैं तुहानूं कुछ जर्नल गल्लां दस रहा हाँ, कल थोड़ा जहा टाइम साढ़े को घट से करके मैं नहीं दस पाया, अदरवाइज आज जल्दी ही हो जाएगा कंप्लीट पॉक्सो शॉर्ट क्लास, ठीक है। एक और केस लिखो, ये निपुण सक्सेना वाला है, निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 सुप्रीम कोर्ट 2019 सुप्रीम कोर्ट। ये हैल्ड किया गया सीगा, बेसिकली डायरैक्शनस दित्तियां गई हैं कि मान लो कोई चाइल्ड विक्टिम है, उन्होंने कंपनसेशन मिलनी है, तो किहड़ा क्राइटेरिया आप फॉलो करांगे। यूसी या 2019 की जजमेंट है, कोर्ट ने ये हैल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जदों तक सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल्स नहीं बनाती या कोई न्यू लॉ नहीं लैके आती जो ये दसे कि चाइल्ड विक्टिम के लिए किहड़ी कंपनसेशन अवार्ड आप करांगे, तद तक असीं किहड़ी गाइडलाइंस फॉलो करांगे जिहड़ी एक वूमन नूं कंपनसेशन पे की जाती है, वूमन विक्टिम नूं, रेप विक्टिम नूं। द सेम क्राइटेरिया इज टू बी फॉलोड जदों तक कि कोई साडे कोल एग्जैक्ट लॉ नहीं है जो ये सानूं दसे कि चाइल्ड के वास्ते किहड़ी गाइडलाइंस
ਆਪਾਂ यूज़ करांगे कंपनसेशन अवॉर्ड करने ਲਈ। वूमेन ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੀਮ? दैट इज़ विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम ये बेसिकली जो है वूमेन विक्टिम के वास्ते होंगी, वूमेन रेप विक्टिम। सेम टू सेम आप अडॉप्ट करनी है फॉर चाइल्ड विक्टिम ऑफ सैक्शुअल अब्यूज़। कदों तक? जदों तक कि गवर्नमेंट कोई रूल्स नहीं लैके आ जाती। बट हुण यह केस सानू पढ़न की लोड़ नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू रेड दिस पर्टिकुलर केस। वाई? बिकॉज 2019 के जजमेंट आई, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਕਸੋ रूल्स बन गए सी। और पॉक्सो रूल्स का जो रूल नंबर 9 है वो क्लीयरली मैंशन करता है कि किमें आप कंपनसेशन अवॉर्ड करांगे चाइल्ड विक्टिम नू और चाइल्ड विटनेस नू भी। प्लस कैलकुलेट भी किस तरह होएगी, हाउ वी विल कैलकुलेट द कंपनसेशन, दैट हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड बाय रूल 9 ऑफ द पॉक्सो रूल्स। तो राइट नाउ देयर इज़ नो नीड टू रीड दिस पर्टिकुलर केस। जब तक 2020 वाले रूल्स नहीं सी तब तक असी एक केस फॉलो करते सी, बट हुण तो आ गए हैं तो फिर उत्थे रूल 9 है, साडे कोल लॉ है, सैटल्ड लॉ, तो असी उत्ते जावांगे। ठीक है। निकालो जरा रूल 9 एक बारी पॉक्सो रूल्स का एक बारी देख लिया आप। आई थिंक ये पहला भी मैं रीड करवाया होगा। रूल 9 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰਨਾ? विद सेक्शन 33 क्लॉज 8 ऑफ पॉक्सो, टू बी रेड विद रूल 9 ऑफ पॉक्सो रूल्स। राइट। तो कुछ बेसिक फैक्चुअल करना है। चलो मैं रीड करना रूल 9। कंपनसेशन द स्पेशल कोर्ट में इन अप्रोप्रिएट केसेस ओन इट्स ओन और ऑन द एप्लीकेशन फाइल्ड और बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड, यानी अपने आप और ऑन द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड, पास एन ऑर्डर फॉर इंटरिम कंपनसेशन। इंटरिम कंपनसेशन की हुंदा? ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स टू मीट द नीड्स ऑफ द चाइल्ड फॉर रिलीफ और रिहैबिलिटेशन एट एनी स्टेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR तो लैके कभी भी जजमेंट तक इंटरिम कंपनसेशन अवॉर्ड की जा सकती है। सच इंटरिम कंपनसेशन पेड टू द चाइल्ड शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द फाइनल कंपनसेशन इफ एनी, तो ये कंसिडर की जाएगी। सब रूल 2 द स्पेशल कोर्ट में ऑन इट्स ओन और ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम रेकमेंड द अवॉर्ड ऑफ द कंपनसेशन वेयर द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड और वेयर द केस एंड्स इन एक्विटल और डिस्चार्ज और द अक्यूज्ड इज नॉट ट्रेस्ड और आइडेंटिफाइड and in the opinion of the special court the child has suffered loss or injury as a result of that offence। तो केड़े-केड़े आप फैक्टर्स कंसीडर करने हैं कंपनसेशन अवॉर्ड करने के टाइम पे? अक्यूज्ड डिस्चार्ज हो गया, अक्विट हो गया, पता नहीं लग रहा, ट्रेस नहीं हो रहा, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, या फिर कोई होर रीजन है जिसकी वजह नाल चाइल्ड को कोई लॉस या फिर इंजरी सफर हो रही है, तो सारे थिंग्स आप कंसीडर करांगे। सब रूल 3 वेयर द स्पेशल कोर्ट अंडर सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 33 आगे हुई गल ऑफ द एक्ट रेड विद सबसेक्शन 2 and 3 of 357A of CRPC। 357A बेसिकली विक्टिम को कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। मेक्स अ डायरेक्शन फॉर द अवॉर्ड ऑफ कंपनसेशन टू द विक्टिम, इट शैल टेक इनटू अकाउंट ऑल रेलेवेंट फैक्टर्स रिलेटिंग टू द लॉस और इंजरी कॉज टू द विक्टिम, इंक्लूडिंग केड़े-केड़े जेडे है फैक्टर्स कंसीडर करूगा अवॉर्ड करने के टाइम पे कंपनसेशन, टाइप ऑफ अब्यूज, ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस एंड द सीवियरिटी ऑफ द मेंटल और फिजिकल हार्म और इंजरी सफर्ड बाय द चाइल्ड। केड़ा अब्यूज़ होया चाइल्ड नाल? पेनिट्रेटिव सैक्शुअल असॉल्ट होया, सैक्शुअल असॉल्ट होया, हरासमेंट होया, पब्लिकेशन हुई, वो आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई, ऑल दीज थिंग्स विल बी कंसिडर्ड। क्लॉज 2 द एक्सपेंडिचर इनकर्ड और लाइकली टू बी इनकर्ड ऑन चाइल्ड्स मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर फिजिकल और मेंटल हेल्थ और ऑन बोथ, लॉस ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द ऑफेंस including absence from school due to mental trauma, bodily injury, medical treatment, investigation and trial of the offence or any other reason। तो सारी चीज़ें। लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑफेंस इंक्लूडिंग एब्सेंस फ्रॉम प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू मेंटल ट्रॉमा, बॉडली इंजरी, मेडिकल ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल ऑफ द ऑफेंस और एनी अदर रीजन। तो मान लो कोई चाइल्ड है
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੇਬਰ ਕੋਡਸ ਆ ਗਏ, ਕੰਸਰਨ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅ ਚਾਈਲਡ ਲੈਸ ਦੈਨ 18 ਇਅਰਸ ਆਫ ਏਜ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਵਰਕ ਫॉर ਸਰਟਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਵਰਸ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਰਮਿਸਿਬਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਚਾਈਲਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡੇਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਟ ਆਲ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਦ ਚਾਈਲਡ ਟੂ ਦ offender, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪੌਕਸੋ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਲਾਸਿਸ ਤੇ ਕਿ 90% ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ। whether the abuse was a single isolated incident or whether the abuse took place over a period of time, ਕਿੰਨੇ ਲੌਂਗ ਅਮਾਉਂਟ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਿਆ। whether the child became pregnant as a result of the offence, whether the child contracted a sexually transmitted disease STD as a result of the offence, whether the child contracted human immunodeficiency virus HIV as a result of the offence, any disability suffered by the child as a result of offence, financial condition of the child against whom the offence has been committed so as to determine such child's need for rehabilitation or any other factor that the special court may consider to be relevant। तो ये सारी गन्ना कोर्ट कंसिडर करेगा। The compensation awarded by the special court is to be paid by the state government from the victim compensation fund or any scheme or fund established by it for the purpose of compensating and rehabilitating the victims under section 357A of the CRPC। तो विक्टिम चाइल्ड विक्टिम ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੰਡ ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨਸੇਟ ਜਾਂ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੰਡਰ 357A ਆਫ ਦ CRPC ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਟਿੱਟੋ ਕੱਟ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਨਿਪੁੰਨ ਸਕਸੇਨਾ ਵਾਲੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 4, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਟਲਡ ਲਾਅ ਹੈ ਨਾ। or any other law for the time being in force or where such fund or scheme does not exist by the state government, the state government shall pay the compensation ordered by the special court within 30 days of the receipt of such order। ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। nothing in these rules shall prevent a child or child's parent or guardian or any other person in whom the child has trust or confidence for submitting an application for seeking relief under any other rules or scheme of the central government or the state government। तो मान लो अगर कोई ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਮੰਥ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਲੜਕੀ ਲਈ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਮਸਮ ਅਮਾਊਂਟ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਅਦਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਫੈਂਸ ਕਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਟਰਾਮਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮਸ ਔਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਪੌਕਸੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। Nothing in these rules shall prevent a child or child parent or guardian or any other person in whom the child has trust or confidence for submitting an application for seeking relief under any other rules or scheme of the central government or state government। तो सुकन्या समृद्धि योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो ਉਹਦੇ अंडर ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਇਨ ਵਿਕਟਿਮ ਜੋ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰੂਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਬਟ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੀਮੇਲ ਜਾਂ ਮੇਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਈਲਡ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਵਲਨਰੇਬਲ। ਵਲਨਰੇਬਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪਸ ਦੱਸਦਾ ਪੌਕਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਇਨ ਦ ਫੇਮਸ ਕੇਸ ਆਫ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ, ਸਮਰੁਤੀ ਤੁਕਾਰਾਮ ਬਦਾਡੇ, ਸਮਰੁਤੀ ਤੁਕਾਰਾਮ ਬਦਾਡੇ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ।
2022 सुप्रीम कोर्ट, इट इज़ लेटेस्ट जजमेंट कि आप प्रोटेक्शन देनी है विक्टिम ਨੂੰ ਵੀ और विटनेस ਨੂੰ भी। मान लो कोई लड़की सी वो खेडदी पई सी अपने फ्रेंड्स के नाल, सब छोटे छोटे बच्चे सीगे 10-10 12-12 साल दे। इस चाइल्ड विक्टिम के नाल कोई सैक्शुअल ऑफेंस कमिट हो जाता, विटनेस कौन बनूगा? वो नाल दे बच्चे तो बनोगे, तो दे आर ऑल्सो वल्नरेबल, विक्टिम भी वल्नरेबल। ये केस पर्टिकुलरली डायरैक्शनस इशू करता है, सुप्रीम कोर्ट डायरैक्शन इशू कीतियां सी कि जदों हर हेयरिंग के उत्ते विक्टिम या विटनेस अपीयर होणगे तो एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट असीं उन्हां नूं प्रोवाइड करना फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसिस, ठीक है, फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट्स। द कोर्ट विल हैव टू प्रोवाइड द कंड्यूसिव रिक्वायरमेंट कंड्यूसिव इन्वायरमेंट ताकि उन्होंने किसी भी तरीके का थ्रैट ना लगे। फिर ये भी दसा गया कि उन्होंने ऑफन ब्रेक्स भी मिलूगियां अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के टाइम पर, थोड़ा जिहा इधर उधर जाके रैस्ट भी कर सकते हैं, वो ब्रेक भी लै सकते हैं, एक ही साथ नहीं बोलना है। बेसिकली इस केस के विच सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ही जजमेंट डिलीवर की सी, उन्होंने होर भी बड़े प्रीवियस केसिस का रैफरेंस लिता है। एक बड़ा फेमस केस है ये ही आएगा साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो उन्होंने विचों रैफरेंस लैके गाइडलाइंस इशू की बेसिकली कोर्ट ने कि असी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। किहदे वास्ते कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है? वल्नरेबल विटनेसेस के वास्ते, ठीक है। फिर इन्होंने यह भी दसिया कि वल्नरेबल विटनेस का मतलब की होंदा है, निकालो जरा, तुहानूं मैं PDF भेजी हुई है, प्लीज टेक आउट। समृति तुकाराम बदाडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ਇਹਦਾ पेज 444 देखो, नहीं 445 445। हाँ देख रहे हैं तो बोल्ड के लिखा है इन साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया स्टार्टिंग से, तो यह नाल रखा करो थोड़ा, है ना। इन साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दिस कोर्ट इशू डायरेक्शंस इन एडिशन टू दोज विच वर कंटेन्ड इन द डिसीजन ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह। इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जजमेंट, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह। ये मैं BNS से तुहानूं करवाऊंगा भी, बहुत इंपॉर्टेंट है रेप रिलेटेड ऑफेंस के वास्ते, काफ़ी अच्छी गल इस कोर्ट ने कही है। देखो, द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डिसीजन इन साक्षी रीड्स दस, एदा क्लॉज 2 देखना प्लीज, सबसेक्शन 2। इन होल्डिंग द ट्रायल ऑफ चाइल्ड सेक्स अब्यूज और रेप, a screen or some other arrangement made by where the victim or witness who may be equally vulnerable like the victim do not see the body or the face of the accused. The question put in cross examination on behalf of the accused, ये accused ਦੇ ਵੱਲੋਂ जिन्हें भी क्रॉस के क्वेश्चन पूछने हैं ना मैजिस्ट्रेट ਨੂੰ आई मीन कोर्ट ਨੂੰ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗੀ। क्रॉस एग्जामिनेशन ਉਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਲਾਇਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਰਾਦਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆਫ ਪੇਪਰ ਦੇ उत्ते उन्होंने सबमिट करूँगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर जज साहब ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ क्वेश्चन पुट करूँगा। नॉर्मली तो क्रॉस सीधा सीधा ही हो जाता है ना, पिछे बैठ के होंगे कोर्टां 'ਚ, पर इस सीधा नहीं होगा, स्पैशल मैकेनिज्म है। The questions put in cross examination on behalf of the accused in so far as they relate directly to the incident should be given in writing to the presiding officer of the court who may put them to the victim or the witness in a language which is clear and is not embarrassing, तो वो अपने हिसाब नाल पूछोगे। Third, the victim of child abuse or rape while giving testimony in the court should be allowed sufficient breaks as and when required, तो उन्होंने ब्रेक भी प्रोवाइड करनी है। पैरा नंबर 5 देखो, ये वल्नरेबल का मतलब दसोगे हुण की हुंदा डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, तो ये उत्ते नोट्स बनाना थोड़े, क्योंकि ये लेटेस्ट जजमेंट है, ये उत्ते 2022 की ही आई है, ठीक है। विटनेस जैसी प्रोटेक्शन बेसिकली कर रहे हैं ये। The directions are enumerated below, para 5 मिल गया 447 पेज। The definition of vulnerable witness contained in clause 3A of the guidelines for recording evidence of vulnerable witness in criminal matters of the High Court of Delhi। एक ना गल आती है, कोर्ट्स अपनी प्रैक्टिस के वास्ते अपनी फंक्शनिंग के वास्ते भी प्रोसीजर्स बना सकती और उहदे अकॉर्डिंग चल भी सकती, ये उन्होंने सैंक्शन मिलती है CPC चो, CRPC चो भी मिलती है, दोनों चो, कि जो तो लॉ दे विच लिखिया वो तो है ही है एक्सप्रैस लॉ, लेकिन जिहड़ियां चीज़ां लॉ दे विच नहीं लिखियां
ਬਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡਨੈਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੂ ਫਿਲ ਦ ਗੈਪਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਰੂਲਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਐਂਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟਸ ਵੀ ਇਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੀਪੀਸੀ ਚੋਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀਪੀਸੀ ਚੋਂ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਬਾय ਦ ਰੂਲਸ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਐਂਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਟੂ ਯੂ, ਬਟ ਇਹ ਗੈਪਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ practices and conventions develop ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। all these gaps they will act like a cementing material, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, they will act like a cementing material। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੇਅਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਟ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੇਅਰ, ਫਿਰ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਐਂਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਪਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਐਂਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਐਂਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਾਅ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੂਗਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਟਲ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਫਿਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ 2 ਹੋਏਗਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਰੂਲ 3 ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਰੂਲ 4 ਕੁਝ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ, ਰੂਲ 5 ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਵਿਟਨੈਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ। ਵਲਨਰੇਬਲ ਵਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਉੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੜੋ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। The definition of vulnerable witness contained in clause 3A, ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ rule 3A guidelines ਦਾ, of the guidelines for recording evidence of the vulnerable witness in criminal matters of the High Court of Delhi। ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਟਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੂ ਫਿਲ ਦਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਗੈਪਸ ਰੂਲਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਦਿੱਲੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਲਨਰੇਬਲ ਵਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਟਨੈਸ ਕਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਕਟਿਮ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਏਜ ਲੈਸ ਦੈਨ 18 ਇਅਰਸ ਆਫ ਏਜ। ਸੇਮ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। shall not be limited only to the child witness who have attained the age of 18 years। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਨਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਐਂਡ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਬੀ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਟੂ ਇਨਕਲੂਡ ਇੰਟਰ ਏਰੀਆ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਵਲਨਰੇਬਲ ਵਿਟਨੈਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖੋ, ਏਜ ਨਿਊਟਰਲ ਵਿਕਟਿਮਸ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਰੈਡ ਵਿਦ ਸੈਕਸ਼ਨ 273 ਐਂਡ 327 ਆਫ CRPC ਐਂਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 354 ਆਫ IPC। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਏਜ ਨਿਊਟਰਲ ਵਿਕਟਿਮਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਏਜ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਹੈ, ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 18 ਇਅਰਸ ਆਫ ਏਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਵਰਡ, ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਏਜ ਨਿਊਟਰਲ। ਜਿਹੜਾ IPC ਚ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਏਜ ਨਿਊਟਰਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਟ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ देयर ਏਜ, ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 18 ਇਅਰਸ ਆਫ ਏਜ ਹੋਏਗੀ, ਵੂਮਨ ਹੈ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਬੀ ਆਫ ਐਨੀ ਏਜ ਨਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ ਏਜ ਨਿਊਟਰਲ ਵਿਕਟਿਮ ਦਾ। ਰਾਦਰ ਸਾਰੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਪਰਸਨ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ देयर ਏਜ ਔਰ ਜੈਂਡਰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਏਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਇਮਟੀਰੀਅਲ ਫॉर ਅਸ। ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਵੀ ਇਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਏਜ ਨਿਊਟਰਲ ਵਿਕਟਿਮਸ ਦੇ। तो that is the exact meaning of age neutral victims कि ਅਸੀਂ ਏਜ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਿਕਾਲਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਵੈਦਰ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਵਰਡ ਏਜ ਨਿਊਟਰਲ ਦਿਸ ਸਿੰਪਲੀ ਮੀਨਸ ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਵਿਕਟਿਮ ਔਰ ਵਿਟਨੈਸ, ਈਵਨ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਡਲਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਹਿਸ ਏਜ ਔਰ ਜੈਂਡਰ।
will fall in the category of vulnerable witness. मान लो कोई दादी सी लड़की दी, उन्हों दी तो एज मान लो 60-70 साल होएगी, विल यू कॉल कि वो तो विटनेस बन ही नहीं सकती, वल्नरेबल विटनेस है ही नहीं, उन्होंने प्रोटेक्शन की की लोड़ है। इस तरह नहीं ना आप कह सकते अक्यूज उन्होंने भी तो इन्फ्लुएंस कर ही सकता है। तो ये आप एज और उसका जेंडर विटनेस का या विक्टिम का कंसीडर नहीं करांगे, ठीक है। एज न्यूट्रल विक्टिम्स ऑफ सैक्शुअल असॉल्ट रेड विद सेक्शन 273 एंड 327 ऑफ द CRPC, ये बेसिकली ये दो सेक्शन ये दसते हैं कि जो एविडेंसेस है इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड लैने 273 स्पेशली, एंड सेक्शन 354 ऑफ द IPC। 354 तो पता ही होगा, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वूमन, ठीक है। तो उन्होंने कंटैक्सट दे विच बेसिकली तुसी जिन्ने भी रूल्स है ना, जिन्नी भी है गाइडलाइंस है, डायरेक्शंस है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ CRPC या BNSS रेड विच कर रही है परस्पैक्टिव तो, वो परस्पैक्टिव तो और IPC के परस्पैक्टिव तो, क्योंकि प्रोसीजर वही वाला फॉलो होता है ना। जेंडर न्यूट्रल विक्टिम्स ऑफ सैक्शुअल असॉल्ट रेड विद सेक्शन 2D ऑफ पॉक्सो। हम तुहानू पता है जेंडर न्यूट्रल विक्टिम कौन होंगे हैं, इट कैन बी मेल ऑल्सो, फीमेल ऑल्सो, ट्रांसजेंडर ऑल्सो। पॉक्सो दे विच वही गल कह रहे। एज एंड जेंडर न्यूट्रल विक्टिम्स ऑफ सैक्शुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 377 ऑफ IPC। 377 तो हुण ओमिट ही हो गए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? हाँ, होमोसैक्शुअल, बेस्टियलिटी वाले एनिमल ਦੇ ਨਾਲ, बट ये ਹੁਣ पढ़ने की लोड़ नहीं है क्योंकि 377 राइट नाउ ओमिट ही हो गई। रेड विद पैराग्राफ 34 1 ऑफ डिसीजन इन साक्षी, ठीक है। विटनेस सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस एज डिफाइंड इन सेक्शन 2S ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट रेड विद सेक्शन 118 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। 118 की कहता है एविडेंस एक्ट का, हु मे टेस्टिफाई, कौन स्टेटमेंट दे सकता है, ਉਹਦਾ ਕੀ है क्राइटेरिया, टेस्ट की है, कौन दे सकता स्टेटमेंट? कंपिटेंट पर्सन सर। हाँ, वो चाइल्ड विटनेस भी ਉਹਦੇ ਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੈਸਾ 19 ਚ डंप विटनेस है, डंप विटनेस 118 च की है, और 118 का क्राइटेरिया की है। आप किन्नू कहांगे हु इज कंपिटेंट टू टेस्टिफाई? ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਐਵਿਡੈਂਸ ਐਕਟ ਕਰਾਉਂਗੇ। मैं तो कराना ही नहीं एविडेंस एक्ट, बट स्टिल बहुत इंटरेस्टिंग है एविडेंस एक्ट का। एनी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई रिगार्डलेस ऑफ हिज जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ हिज एज, लेकिन कंडीशन की है ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द रैशनल क्वेश्चंस which is put to him and he is able to give the rational answers to those questions which are put to him। ये है क्राइटेरिया, जेड़ा क्वेश्चन को समझ सके और जेड़ा उन्हें क्वेश्चंस दे रैशनल आंसर दे सके, दैट पर्सन इज सेट टू टेस्टिफाई। तो वो है गल कह रही है। ठीक है, रेड विद 2S ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਰੈਸਡ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਆਨਸਰਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇਹ 'ਚ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਡਿਪਰੈਸ ਸੀ, ਇੰਟਰਵਲਸ 'ਚ ਡਿਪਰੈਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕੀ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ। ई देखो, एनी विटनेस डीम्ड टू हैव अ थ्रेट परसेप्शन अंडर द विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एज अप्रूव्ड बाय दिस कोर्ट इन महिंदर चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਥ੍ਰੈਟਨਡ, ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, क्योंकि उस केस तो वल्नरेबल हो गया ना, फिर वो यदि गल कर रही। F देखो, एनी स्पीच और हियरिंग इम्पेयर्ड इंडिविजुअल और अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी अदर डिसेबिलिटी हु इज कंसिडर्ड टू बी वल्नरेबल विटनेस बाय द कंपिटेंट कोर्ट। कोई स्पीच हियरिंग मेंटल डिसेबिलिटी है उन्होंने भी आप वल्नरेबल विटनेस कहेंगे।
ਐਨੀ ਅਦਰ ਵਿਟਨੈਸ ਡੀਮ ਟੂ ਬੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਬਾय ਦ ਕੰਸਰਨਡ ਕੋਰਟ। ਇਹ ਰੈਸੀਡਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਲਨਰੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2 3 4 5 6 ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 1 ਤਾਂ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਲਨਰੇਬਲ ਵਿਟਨੈਸ ਵਾਲੀ, ਜਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਸਮਰੁਤੀ ਤੁਕਾਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੈਰਾ 5 ਵਾਲੀ, लेकिन 6 7 भी इंपॉर्टेंट है, 8 भी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं बेसिकली यही कहूँगा ये शॉर्ट नोट्स बना लियो, ठीक है। देयर इज़ नो पॉइंट रीडिंग करवाने दी क्योंकि मैं तुम जजमेंट ऑलरेडी भेज दी। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਨੋਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ? नहीं नहीं, ਹੈਡ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਹੈਡ ਨੋਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਹੈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਹਾਂਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਫਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਡ ਨੋਟ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜਮੈਂਟਸ ਲਿਖਵਾਈਆਂ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਰੈਡ ਦ ਹੈਡ ਨੋਟਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਬ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਨ SC ST ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਰ ਮੈਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਲਾਅ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਉਹੀ ਜਜਮੈਂਟ ਮੈਂ ਲਾਅ ਫਾਈਂਡਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ, ਉਹਦੇ ਹੈਡ ਨੋਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੈਡ ਨੋਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ EMPLOYEES ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਲੱਗ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਲਾਅ ਫਾਈਂਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਲਾਅ ਫਾਈਂਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਹੈ ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨ देयर ਫੀਲਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 2-4 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਤੇ। ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, तो टीम्स अलग अलग है ना, इस तरह होंगे, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस इशू की समृति तुकाराम बडाडे जी। सो प्लीज रीड दिस केस विद द परस्पेक्टिव ऑफ CRPC एंड IPC ऑल्सो, और ये नोट्स बना लेना। एक और केस लिख लो, असेसमेंट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम in response to sexual offences in rape, 2019 Supreme Court. It is a 3 judgment decision. ठीक है, और ये ऑर्डर सी जजमेंट नहीं है, ऑर्डर है बेसिकली। ऑर्डर तो पता है कि तीनों जजेस के साइन होंगे, कोई एक जज नहीं डिलीवर करता, मतलब कर देंगे लेकिन साइन तीनों जजेस के होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा जा, ये बेसिकली ये दसदा है कि किहड़े स्टैप्स असी टेक ओवर करने हैं एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सैक्शुअल ऑफेंस, पॉक्सो द ऑफेंस, एट द टाइम ऑफ इंक्वायरी एंड एट द टाइम ऑफ ट्रायल, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन, प्लस लास्ट दे विच असी कंपनसेशन किवें अवॉर्ड करांगे, कंपनसेशन हाउ टू बी अवॉर्डेड। और ये उत्ते कोर्ट ने बेसिकली एक एक्ट आया सी, उहदे बारे काफ़ी ज़्यादा डिटेल दे विच रैफरेंस किया है। वो एक्ट का नाम भी लिख लो, वूमेन विक्टिम और सर्वाइवर ऑफ सैक्शुअल असॉल्ट
or Other Crimes Act 2018. This came into force on 11th May 2018. यही एक्ट सी ਇਹਦੇ बेसिस ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਣੀ ਸੀ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਫੰਡ 357A ਆਫ ਦ CRPC ਚ 2018 is a crimes act 18 yes ਇਹ came into force है that is commencement date है दी commencement date 11 मई 2018 ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਆਰਡਰ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਜਜਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਜਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਥਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਜਮੈਂਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਸਾਰੇ ਜੱਜਿਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ 3 ਜਜਮੈਂਟਸ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਕੌਨਕਰਿੰਗ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੈਟ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਯੈਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਨਾ 2018 ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਪ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੈ ਵੈਸੇ ਉਹ 'ਚ ਡਾਟਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਹੈ यूपी है ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ एक और केस लिखो बस हम लास्ट लैप्स ही है पॉक्सो का केसेस ही है हम अच्छे थे बेयर एक्ट तो हो गया तकरीबन तकरीबन की सारा ही हो गया हूँ तो ਇਹਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ जरूर वाई नॉट या चलो आ केस लिखने तो पहले क्वेश्चन लिखो ये फैक्ट्स फिर थोड़ा डिसीजन देन करना सॉल्व फिर मैं तुम्हें दसूंगा इसका आंसर ठीक है क्वेश्चन लिखो अक्यूज्ड वाज कन्विक्टेड बाय ट्रायल कोर्ट accused was convicted by trial court under section 9 and 10 of POCSO when he go in appeal the appellate court do not give him opportunity of heard the appellate court do not give him opportunity of being heard and enhanced the sentence of accused full stop decide दसो करो डिसाइड accuse a fundamental right in principle अच्छा लॉ की कहंदा ਸਰ ਬਿਨਾ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ पर इतने करता ਕਰਤਾ ਨਾਲੇ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਜੇ ਲਾਊਗਾ ਤਾਂ ਐਨਹਾਂਸ ਹੋਏਗੀ हाँ मान लो अपील अगेंस्ट इन वही सीगी अपील फॉर इनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस ही सी वही लगाई उन्होंने कोर्ट ने विदाउट गिविंग द अपॉर्चुनिटी एदा सेंटेंस अक्यूज का इनहांस कर दिता टेल वेदर द डिसीजन इज राइट और रॉन्ग ऑफ द अपीलेट कोर्ट ਮਤਲਬ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਗਾਈ नहीं इन्हें लगाई है सिर्फ विक्टिम ने हाँ और ਵਿਕਟਿਮ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ हाँ enhancement इन इनएडिक्वेसी ऑफ इनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस है ना ਓਕੇ ही बोले शी लिख लो है ना when she go in appeal ਜੋ ਵਿਕਟਿਮ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਰ विक्टिम लिख लो क्योंकि जी विक्टिम है वही अपील करेगी कि घट सेंटेंस मिले बताओ और बताओ इज इट करेक्ट
whether the appellate court has the power to do such thing or pass such order, मतलब इन्हांस करने की पावर है। बताइए बलकरण सर, आप भी, प्राची मैडम, लगाओ थोड़ा दिमाग। इट इज़ ईजी, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। बट आप इसका आंसर क्या दोगे? आंसर तो सर यही होंगे कि ऑन अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਅਗੇਂਸਟ ਇਨਐਡਿਕੁਏਸੀ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਹਰਡ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਸੀਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰਿਡਿਊਸ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਈਵਨ ਵਿਦਆਊਟ ਗਿਵਿੰਗ ਇਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੁਓ ਮੋਟੋ। ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡੇ ਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ प्रॉपर लेते जाएंगे, ਉਹਦੀ अपॉर्चुनिटी मिलेगी उन्हें। ये कोर्ट ने यहाँ पे नहीं किया था, तो द कंसर्न्ड एपिलेट कोर्ट डू नॉट हैव सच पावर। ये केस है कुमार गिमरे वर्सेस स्टेट ऑफ सिक्किम, 2019 सुप्रीम कोर्ट। कुमार घिमरे वर्सेस स्टेट ऑफ सिक्किम, 2019 सुप्रीम कोर्ट। ऐसा लगता है कि मतलब तो हो गया जज तो फिर मतलब भी वो हाई कोर्ट वाले लाभ कर देंगे। हाँ, ये इलीगल ऑर्डर है ना, तो अक्यूज्ड जाएगा फिर चला गया हाई कोर्ट से। एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ बड़ी डांट पैंदी है। सर्किट हाउस से बुला के पूछ भी सकते हैं हाई कोर्ट के जजिस, या फिर जजमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਨਡ ਇਹ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ 300 ਕੇਸ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟਿੰਕਚਰਸ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਹੀ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਵਾਲੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਟਿੰਕਚਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ। लिखो थोड़ा सा। The court observed that section 386 CRPC gives the power to appellate court to alter the sentence. Power to appellate court to alter the sentence. The appellate court under section 386 clause B subclause 3 can enhance the sentence awarded to the accused. Can enhance the sentence awarded to the accused. However, the proviso to section 386 provides section 386 provides that the sentence shall not be enhanced unless the accused had an opportunity of showing cause against such enhancement. Showing cause against such enhancement. ठीक है। बाकी इसमें थोड़ा अपडेट रखने के लिए आप लाइव लॉ देखिए, गाइडलाइंस। वो रूल्स में ना एक आपको मिलेगा सर्विस प्रोवाइडर, जो रूल्स पढ़ोगे ना पॉक्सो एक सर्विस प्रोवाइडर, ओदी की ड्यूटीज़ है, ओदे वो केस है बचपन बचाओ आंदोलन वाला, वो 2023 की जजमेंट है, वो भी मैंने आपको भेजी है। तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है पॉक्सो के लिए। बाकी एग्जाम्पल्स के लिए तुसी केसेस पढ़ने हैं लाइव लॉ चो।
एक सर्विस प्रोवाइडर का कंसैप्ट मिलेगा ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਜਜमेंट इज इंपॉर्टेंट अभी आई है ना वो 2023 की ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ? ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ 5 ਵਜੇ ਕੀ मेरा कोई टाइम टेबल नहीं सी मैं इससे टाइम टेबल फॉलो करके कभी पढ़ाई होती नहीं ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਈ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ हाँ ये सी कि मैं एक ਵੱਡਾ और एक छोटा उठांदा सी दोनों इकट्ठे ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ हाँ जी ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ वही डिसिप्लिन लाना पड़ता है अपने अंदर कि हाँ 2 को 3 घंटे मैं बड़ा पढ़ना है फॉर एग्जांपल मैं CRPC पढ़नी स्टार्ट की थी नाल मैं साइमल्टेनियसली ये सारे किता सी स्टार्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट फिर CPC रेड विद लिमिटेशन वो इकट्ठा पढ़िया जाता है हिंदू लॉ दे नाल मैं टीपी उठाया सी मुस्लिम लॉ दे नाल मैं रजिस्ट्रेशन उठा लिया सी इस तरह किया सी कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप और सोगा ये 1 गो में किए थे मैंने क्योंकि मर्केंटाइल लॉ है ना इकट्ठा ही पढ़ लिया सी मैं तो इन्होंने ज़्यादा नहीं मैं ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ हाँ हाँ आराम ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ रात को मैं जो भी ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਪੜਿਆ ਰਾਤੀ ਪੜ ਕੇ ਸੋਣਾ और मॉर्निंग से नवा पढ़न तो पहला पिछला रिवाइज करना तो 2 टाइम्स रिवीजन तो मेरी यही होगी थी तब मैंने नई चीज़ पढ़नी तो मैं नवी चीज़ पिछला रिवाइज करे बगैर टच नहीं करता सी ठीक है मल्टीपल टाइम रिवीजन फिर गोल्स बनाए हुए सी मैं कि 15 दिन बाद जो मैं हले तक पढ़ लिया फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन कंपीटेंसी तो स्टार्ट किया CRPC से वही पैटर्न से ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पढ़ाऊँगा अरेस्ट तो काफ़ी अगे जाके आएगा बेल भी काफ़ी अगे जाके आएगा इन्वेस्टिगेशन से ही वावा टाइम लग जाना तो ये 15 दिनों में मैंने ख़त्म कर लिया या 20 दिनों में फिर इसके बाद मैंने सोचा कि आज कुछ नवा नहीं पढ़ना पिछला ही पढ़ना मैं नवा नहीं टच करता सी इस तरह पक्कियां होंदियां रहंदियां चीज़ां माइंड च ठीक है फ्रॉम माई साइड पॉक्सो इज ओवर ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਜੀ NIE करांगे हले ਤਾਂ क्योंकि जे से शुरू करता फिर थोड़ा 6 जनवरी तक कंप्लीट नहीं होना या आर्बिट्रेशन भी 6 जनवरी तक कंप्लीट नहीं होना और इसके वो MCQ सॉल्व करा करो एक और क्वेश्चन देख लो अक्यूज्ड टचेस द बम that is hip of child victim एज है विक्टिम की लेस देन 12 ईयर्स बताओ ये कौन सा ऑफेंस होगा विच विल बी दिस ऑफेंस अक्यूज टचेस द बम और हिप ऑफ द चाइल्ड विक्टिम एज aggravated sexual यस एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट टच है सेक्सुअल असॉल्ट बट सेक्सुअल इंटेंट कितों देखोगे बम पे टच करना तो जो इंटेंशन होती है ना वो फैक्ट्स डिपेंडेंट होती है हाई कोर्ट की काफ़ी अच्छी जजमेंट्स हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बस बाकी तो और कुछ नहीं है प्री के वास्ते थोड़ा रूल्स पढ़ के जाना ठीक है और एक्ट तो पढ़ना ही है रूल्स भी पढ़ने हैं ये जो सारी बातें हमने की ये मेंस की थी जजमेंट्स केस लॉ अप्रोच ईरा वाली जजमेंट इंडिपेंडेंट थॉट वाली जजमेंट ठीक है जल्दी खत्म हो गया पॉक्सो 15 मिनट हैं अभी फिर आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट स्टार्ट करते हैं तो ठीक है फिर दोनों क्लास एनआई के लोग इस संडे मंडे ट्यूसडे तो ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ Resilience Law Academy.